जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की क्लास में मेजर रूप से हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है उन चीजों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे अंधेरे में तीर मारना। और अकाउंटिंग अनुभव के आधार पर की जाती है, एक्ट के हिसाब से की जाती है, नियम के हिसाब से की जाती है। इसमें अपने दिमाग से नहीं करना होता है। जो जेटली जी नियम बना दिए जीएसटी का, उस नियम को स्टडी करना है, पढ़ना है, पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना है डिजी या टैली के सॉफ्टवेयर। ठीक है, आवाज आप लोग सबको सुनाई दे रही होगी। अगर किसी को दिक्कत हो जा रही है तो मैसेज करें, व्हाट्सएप पर लेकर भेजें, ऑडियो को कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करें, समस्या आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उस नियम के आधार पर कुछ चीजों को हमें सीखना है। जब तक हमारा नियम पक्का नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होगा, हम परेशान रहेंगे। हमें यही नहीं पता होगा अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है ना, जो एंट्रीज हम पोस्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो ये चीज जानना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने आज टैक्स एनालाइज को विधिवत आप लोगों को पढ़ाने का निर्णय लिया। सिर्फ और सिर्फ आज की जो चर्चा का केंद्र होगा वो होगा टैक्स एनालाइज। मैं पुष्कर अब आप लोगों का स्वागत करता हूँ जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि टैक्स एनालाइज क्या है। सबसे मेन चीज मुद्दा है, पहला टैक्स एनालाइज क्या है, दूसरी चीज टैक्स एनालाइज कब इशू करना है, तीसरी चीज टैक्स एनालाइज का फॉर्मेट कैसा है, चौथी चीज टैक्स एनालाइज की कितनी कॉपी इशू करनी होती है, टैक्स एनालाइज क्या है, टैक्स एनालाइज कब इशू करना है, कितनी इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी कितनी कॉपी इशू करनी है, इन चीजों के बारे में हम लोग को चर्चा करनी। ठीक है, तो पूरा का पूरा केंद्र आज किस पर रहेगा, टैक्स एनालाइज पर। टैक्स एनालाइज का एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेगुलर स्कीम का डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है उसे टैक्स एनालाइज इशू करना था। ये बात मैंने कल की डेट में आपको समझाई। अगर कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। अगर रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, नंबर एक। दूसरी चीज, सर टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, ग्राहक सामान लेने आ गए तो क्या तभी दे दे? नहीं, उसके लिए सिस्टम है। देखिए, गुड्स का जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। गुड्स का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से, मैं इसके लिए एक अलग से फाइल ओपन कर रहा हूं, वहां पे आपको बता रहा हूं। एक मिनट, पेन की बेटर रहेगा ये आज के लिए। देखिए ध्यान से, ये मेरा बिजनेस है, ये दिख रहा है, वो नहीं दिखा?
तो मैं आपके सामने एक नए स्क्रीन अभी ओपन किया मैंने, यहाँ पे कुछ चीजों को समझाना है। तो सबसे पहले जो पुरानी ड्राइंग थी मैंने उसको मिटा दिया, कंट्रोल प्लस से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ये चीजें मैंने हटा दी। अब इस चीज को ध्यान से समझें आप। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन पर प्रिंट कुछ करके कुछ सफेद स्क्रीन आई है। सर VG3 बाई GIT एजुकेशन थर्सडे और जुलाई 23 ये सब दिखाई दे रहा है, हट ही नहीं रहा है। अच्छा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरे में दिखाई दे रहा है। मेरे में दिखाई हो दे गया रहा है। सर, दिखा? हाँ हो गया सर। हाँ, कुछ चीजें दिख रही हैं, देखो हाँ हाँ हो रहा है सर। ड्राइंग बन रही है। यस सर। चलो हो रहा है। ठीक है, तो सब क्या सर? ऑडियो सबको सुना रहा है ना? आवाज सुनाई दे रही तो जवाब दो भाई। सुना रहा है सर, आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये बात है। यार स्पीड तो बहुत अच्छी है। तुम लोग को नेटवर्क का कोई इशू होगा देखना। मेरे यहाँ से ऑडियो तो प्रॉपर जा रहा है, स्पीड भी मेरे 50 Mbps स्क्रीन पर दिखाई रही होगी। स्पीड तो जबरदस्त चल रही, फुल स्पीड में इस समय है। ऑडियो भी मेरा प्रॉपर है। आवाज जानी चाहिए भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो तुम लोग जिसको दिक्कत हो रही है। तो चलिए, ऑडियो स्क्रीन तो सब एकदम चकाचक है। अब हम लोग आते हैं। साबिर करेक्ट भैया, आगे आवाज सही है, होगा सही। देखिए ध्यान से कुछ चीजें समझिए। सबसे पहले ये समझिए, ये मेरा बिजनेस है, ठीक? और यह मेरे कस्टमर का बिजनेस है। मेरे कस्टमर ने बोला कि हमको ये गुड्स चाहिए, यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार का ऑर्डर आ गया। कौन सा ऑर्डर? ये मेरे लिए हो जाएगा सेल्स ऑर्डर, यानी मुझे गुड्स सेल करने के लिए एक ऑर्डर मिल गया। यानी ऐसा ऑर्डर मुझे क्या कराएगा? सेल्स ऑर्डर। अकाउंटिंग करते समय एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, वो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है ना, वो अपने बिजनेस के लिए करनी है, यानी सारा फोकस अपने बिजनेस पर करें। तो मेरे लिए एक सेल्स ऑर्डर मिल गया, अब मुझे गुड्स उसके पास भेजना है। यह एक केस बन जाता है, इसको हम लोग बोल दिए केस 1। ध्यान समझिएगा, ये हो गया हमारा केस 1। केस 1 कि हमें गुड्स उसके पास भेजना है। किसके पास? अपने जो है डीलर्स के पास हमें गुड्स उसके पास भेजना है। अब यहाँ पर उसने मुझे ऑर्डर दिया और मुझे गुड्स भेजना है, मैंने एक ट्रक लगा दिया है यहाँ पर ना, या छोटा सामान है ठेला पे रख दिया। सब सामान अपने गोडाउन से यहाँ पर लोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। इसके पहले ये ट्रक स्टार्ट हो और उसके बिजनेस तक जाए, जब तक ये ट्रक लोड हो रहा है मुझे इनवाइस देनी होगी। वही क्वेश्चन नंबर 2 है कि टैक्स इनवाइस कब इशू करनी है ना। जैसे गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, गुड्स के मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ही मुझे इनवाइस इशू कर देना है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि गुड्स उसके पास पहुंच जाएगा तब मुझे इनवाइस देना है, नहीं। अगर ऐसा करेंगे कि ठीक है गाड़ी लेकर पहुंचो, विद्वान भेज रहे हैं अभी, तो ऐसे रास्तों में ऐसे लोग पकड़ लेंगे ना, ये ट्रक जब्त कर लेंगे, पूरा सामान जब्त कर लेंगे और आपको उठा के जेल में डाल देंगे। समझाया? इसलिए ऐसा काम नहीं करना है।
गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ही इनवाइस आपको इश्यू कर देना है। ट्रक खड़ी है, गाड़ी लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ट्रक आपकी बिल्डिंग के प्रीमाइसेस से बाहर निकलेगी, यानी जो आपकी बिजनेस की बिल्डिंग है, ये ट्रक तो आपकी बिजनेस की बिल्डिंग के अंदर ही कहीं होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल दूसरे के घर के अंदर खड़ा करके ट्रक लोड करेंगे ना। ये आपकी बिल्डिंग है, आपका बिजनेस का प्रीमाइसेस है, एरिया है, उसके भीतर ही लोड होगा। यह इस एरिया को पार करके मेन रोड पर आए और आके ट्रेवल अपना स्टार्ट करे, उसके पहले आपको टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ट्रक जब्त होगा, ट्रक का ड्राइवर पकड़ा जाएगा, माल जब्त होगा और आपके ऊपर बढ़िया पेनाल्टी लगा के आपको फिर छोड़ा जाएगा। पहली चीज, ये चीज बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। ये हो गया हमारा केस 1, ये हो गया हमारा केस 1। जब हमको गुड्स भेजना है अपने लेवल से अपने कंज्यूमर के पास, तो हम बिल बनाकर भेजेंगे। अच्छा, इस केस में हमें 3 कॉपी इशू करनी होगी, फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, 3 कॉपी, यानी उसी बिल की 3 कॉपी बनेगी। पहली कॉपी होगी ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन हो गया? रेसिपिएंट मींस बायर, खरीदने वाला, यानी कस्टमर हो गया, रेसिपिएंट हो गया, इसके लिए ओरिजिनल कॉपी में भेजनी चाहिए। दूसरा होगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। ये जो गाड़ी वाला है ना, इसकी गाड़ी चेक हो, उसकी गाड़ी को बचाना है, इसके ड्राइवर को सुरक्षित रखना है, सामान भी सुरक्षित रखना है, उसके लिए आप सेकंड कॉपी बनाएंगे, वो होगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। और तीसरी कॉपी आपकी बनेगी ट्रिप्लीकेट फॉर ऑफिस मेंटेनेंस या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, तीसरी कॉपी आपके बिजनेस के लिए। तो एक कॉपी आपने दे दिया इसको, कॉपी नंबर 1 दे दिया कंज्यूमर को, कस्टमर को, कॉपी नंबर 2 दे दिया ट्रक वाले को, कॉपी नंबर 3 दे दिया अपने बिजनेस के लिए। यानी अगर गुड्स के ट्रांसपोर्ट में कोई गुड्स के मूवमेंट के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो, चाहे वह जो है कोई भी साधन हो, चाहे वो टेम्पो हो, बस हो, ठेला हो, पिकअप हो, छोटा हाथी हो, बड़ा हाथी हो, 1 टायर का हो, 10 टायर का हो, 20 टायर का हो, 50 टायर का हो, कितने भी टायर उसमें लगे, उससे नहीं मतलब है। अगर इस ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैक्टर ट्राली या किसी चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो उसकी 3 कॉपी आपको अनिवार्य रूप से बनाएंगे। ये ऐसा जीएसटी का नियम, जीएसटी का एक्ट बताता है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मेलिटी और करनी पड़ती है। अगर इस गाड़ी में टोटल 50,000 से ज्यादा का सामान लोड है, अगर इस गाड़ी में टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान लोड है, तो आपको ई-वे बिल भी बनाना होगा। ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसमें बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का था, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। आप जिस बिजनेस के लिए ई-वे बिल बनाएंगे, वो बिजनेस मैन आपको आईडी पासवर्ड देगा, उसमें कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। आप जिस बिजनेस के लिए आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे, वह बिजनेसमैन आपको जीएसटी का आईडी और जीएसटी का पासवर्ड देगा। सेव है, कंफर्म है, लॉक किया जाए। अगर आपका मूवमेंट जो है, अगर गुड्स का मूवमेंट आपको कराना है और मूवमेंट में कोई ट्रांसपोर्ट की वैसी चीज उपलब्ध है, कोई व्हीकल है, कोई वाहन है, तो आपको सेकंड कॉपी डुप्लीकेट अनिवार्य रूप से बनाना है। नहीं है तो सिर्फ 2 कॉपी में आपका काम चल जाएगा। समझाया? और अगर 50,000 के ऊपर है तो एक चौथा काम भी आपको करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ई-वे बिल। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, वे मीन्स रास्ता, ठीक? यानी ये जो आपका रास्ता है, आपके बिजनेस से लेके आपके कस्टमर के बिजनेस का रास्ता है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिकली पेपर आपको बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिकली पेपर क्या करेगा? बेनिफिशियल है, इस गुड्स की सुरक्षा करेगा वो, पहली चीज। इस गाड़ी की सुरक्षा करेगा, दूसरी चीज। माल खोने का डर नहीं रहेगा, तीसरी चीज। अगर ई-वे बिल आपने बनाया है, अगर आपने ई-वे बिल बनाया है, तो गुड्स खोएगा तो आप उसकी पैरवी कर सकते हैं। आप कोर्ट में केस कर सकते हैं कि फला ट्रांसपोर्ट वाले को मैंने ई-वे बिल बनाकर दिया था और यह खो गया है, इसको खुजवा के मदद कराइए, तो वो कोर्स आपकी बात जो तुरंत एक्सेप्टेबल हो जाएगी,
तुरंत मुकदमा दर्ज है। किसी जरूरत नहीं पड़ती इतना, मैं एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। गुड्स की आपकी सुरक्षा होगी, आपकी गाड़ी की सुरक्षा होगी, आपके ड्राइवर की सुरक्षा रहेगी, सामान आपका सुरक्षित जगह से सुरक्षित जगह तक पहुंच जाएगा। तो कुछ लोग टैक्स बचाने के चक्कर में ये नहीं बनाते हैं। नतीजा ये है कि साल में अगर एक ट्रक का भी माल अगर आपका खो गया, दाएं से बाएं चला गया, तो आप परेशान हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है ई वे बिल बनाना कंपलसरी जरूर। गवर्नमेंट के जितने भी नियम्स हैं वो नियम कहीं ना कहीं व्यापारियों की फायदा के लिए बनाए हैं। जरूरत है उस नियम को पढ़ना समझना। टैक्स भाई आपको अपनी जेब से नहीं देना है, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करिए, गवर्नमेंट के पास जमा करिए। अब उस टैक्स को अगर आप चुराने के चक्कर में रहेंगे तो आपका खुद का माल फंस सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक सिस्टम मैंने आपको बनाया केस 1। केस 1 में क्या था, एक मेरा बिजनेस था, एक मेरे कंज्यूमर का बिजनेस था। उसने मुझे ऑर्डर दिया, सेल्स ऑर्डर, और मैंने उसके लिए गुड्स भेजा। गुड्स कैसे भेजा, गुड्स मैंने ट्रक पर लोड किया, उसके साथ डिलीवर किया। अगर उस गुड्स की कीमत 50,000 से ज्यादा है, ये बिल बनाकर दे दिया, नहीं है तो ये 3 बिल बनाकर छाप कर दे दिया। एक कॉपी ट्रिपलिकेट अपने ऑफिस में रख लिया, ये 2 कॉपी मैंने उसको दे दिया। ठीक, ट्रिपलिकेट की जरूरत कहां पड़ती है वो समझिए। आप अपनी गाड़ी से सामान भेज रहे हैं, तीनों कॉपी उसको दे दीजिए। जो तीसरी कॉपी होगी उस पर सिग्नेचर कर देगा पाने वाला, और वो कॉपी आपका ड्राइवर लाके आपको वापस करेगा, भैया सामान वहां पहुंच गया, ये सिग्नेचर। तो बिजनेस करना है तो सेफ करिए, सुरक्षित करिए, जिससे बिजनेस में कोई रिस्क ना रहे। आई बात समझ में? यहां तक चीज क्लियर हुई? बताइए सभी लोग, हाँ या ना? क्लियर हो गई केस 1? हटा दें इसको, क्वेश्चन मत पूछो। जितना पढ़ाया केस 1 में आज की क्लास में, अगर किसी को कुछ दिक्कत लग रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो कृपया पूछें। सर अगर 50,000 से ऊपर का बिल बनाते हैं तो ई वे बिल पास करना जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी है। आप 50,000 के नीचे का बनाएंगे तो भी ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जी चाहते हैं सामान आपको सुरक्षित पहुंच जाए, तो जिसमें आपको रिस्क लग रहा है ये बिल बनाइए, लेकिन नियम ये है कि 50,000 के ऊपर का सामान भेजना है तो ये बिल बनाना बहुत जरूरी है। सर, हम लोग के बैच में अभी ई वे बिल का क्लास ही नहीं चला है। बाबू भेजे हैं वीडियो, एक बार देखो, सारा ग्रुप चेक करो, नहीं मिलेगा तो मैसेज करना, फिर वीडियो भेजेंगे। ठीक है सर। और किसी को कोई दिक्कत? यस सर। हाँ पूछो। हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, जिसका जीएसटी में रजिस्टर नहीं रहेगा उसका कैसे पास करेंगे सर? देखो अंकित, बात में ध्यान से सुनो। जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रहेगा, स्पीकर अपना बंद करो पहले, स्पीकर अपना बंद करो। बिंद्रियों को अपना तुम बंद करो। जाओ चुप रहो। ठीक, अब जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा उसके ऊपर जीएसटी का नियम लागू होगा। जिसने अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं कराया है, अगर उसका व्यापार छोटा है, उसका साल भर का टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, यानी पूरे एक साल में 40 लाख रुपए से कम माल बेचता है, तो ना वो रजिस्ट्रेशन कराएगा ना उसके ऊपर नियम लागू होगा। भाई जो गायत्री इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएगा उसी के ऊपर तुम नियम लगाएंगे कि आईडी कार्ड पहन के आओ, बैग पहन के आओ, डेली पढ़ने आओ, नहीं पीटेंगे तुम लोग, कूटेंगे। रोड चलते बच्चे को तुम नियम लगाएंगे नहीं। सेम इसी तरीके से जो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, केवल उनके ऊपर ये नियम लागू होगा। जिनका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जैसे पहले चला रहे थे आगे भी चलाते रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? इंग्लिश को बोलना चाहते हो? हाँ जी सर कह रहे थे उस दिन सर वो जो यूजर और सर आईडी सर हम सर बन नहीं रहा था हम लोग का। वो अभी आप नहीं बना पाओगे बाबू, जब कहीं नौकरी करने जाओगे ना तो बिजनेस का मालिक आपको यूजर आईडी बनाकर देगा और पासवर्ड बनाकर देगा।
वो ईवे बिल जो है आप तब बना पाएंगे जब यूजर आईडी और पासवर्ड हो। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको नहीं बनाना है अभी, वो बनाए जाते हैं, उसको सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे। आप अगर कहीं पर काम करें तो यूजर आईडी और पासवर्ड ईवे बिल का मिलेगा। आई बात समझे? ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड की मत परेशान हो, ये बिल अंदर कैसे बनाना वो चीज देखो समझो। ये बिल का भी डिटेल क्या हो चलेगा, एक दिन ये बिल नहीं समाप्त हो जाएगा। ये बिल पढ़ाएंगे लेकिन पहले बता तो दें ये बिल की जरूरत क्या है, कब जरूरत पड़ेगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा। आज का टॉपिक ये बिल का नहीं था, आज का टॉपिक टैक्स इनवॉइस का था। ये बिल का टॉपिक बताएंगे, धैर्य रखो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे पढ़ा रहा है उसी से पढ़ो आराम से। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो पहले से अपना माइक्रोफोन बंद कर दो। और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हो गया केस 1 के बारे में, मैंने अभी आपको समझाया। केस 1 अपना क्या बताता है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है वो चीज समझिए। अब हम लोग को समझना है केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 में फिर चलिए ड्राइंग बनाते हैं खूब बढ़िया। अब क्या हुआ अंकित? यह एक बिजनेस हो गया मेरा और ये मेरे कस्टमर का हो। बी फॉर बिजनेस, सी फॉर कस्टमर। कस्टमर भी दो प्रकार का हो सकता है ना, एक तो वो कस्टमर डीलर हो गया, वो मुझसे सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, और एक हो गया कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ये भी है। तो बी फॉर बॉय पढ़ते थे तब बी फॉर पढ़ेंगे बिजनेस, सी फॉर कंज्यूमर, डी फॉर डीलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब केस दूसरा केस क्या हुआ, ये बंदा मेरे पास चल के आया, ये बंदा मेरे पास काउंटर पे चल के आया, बोला महाराज ये सामान चाहिए, हमने उसको दाम बता दिया, उसने पैसा दे दिया। अब हम ये बिल कब बनाएंगे, सॉरी अब मैं उसको बिल कब बनाऊंगा, ये चीज समझना है। जैसे वो मुझे सामान देगा, जैसे मुझे पैसा देगा, जैसे ही वो मुझे पैसा देगा उस पैसे को मैं रिसीव करूंगा और सामान मैं उसके हाथ में दूंगा, तो सामान के साथ ही साथ मैं उसको बिल बनाकर भी दूंगा। अगर 50 के ऊपर है तो ये बिल भी दूंगा। यानी यहाँ भी आपकी बिल्डिंग का जो प्रीमाइसेस है, यानी ये मान लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से बाहर वो सामान लेकर निकले उसकी पहले आपको इनवॉइस बनाकर देना है। ठीक है, अगर वो डीलर हुआ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट ये नियम को पालन करना है। अगर वो कंज्यूमर हुआ तो आप अवॉइड कर जाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई कंज्यूमर से कोई जल्दी पूछना नहीं जाता है सामान कहाँ से खरीद के लाए हो, क्या लेकर आए हो, तो डीलर ले आएगा, ज्यादा सामान लेकर जाएगा। ठीक, तो वहां आपको जरूरी है। अच्छा दूसरी चीज, अगर ये डीलर रजिस्टर्ड है, अब ये डीलर की भी दो कहानी हो गई, चलो इसको भी दो पार्ट बना देते हैं। अब ये डीलर भी रजिस्टर्ड हो सकता है और अनरजिस्टर्ड हो सकता है। तो अनरजिस्टर्ड को बोलते हैं URD, URD यानी अनरजिस्टर्ड डीलर। फिर से सुनिए, URD मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर, या आप लिख लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसको URP अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर बोले
चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन बोले, चीजें दोनों सेम। और रजिस्टर को आप लिखते हैं RGD, ये हो गया रजिस्टर्ड, RGED होता है। रजिस्टर्ड का मतलब जीएसटी की स्कीम में रजिस्टर्ड है, आइदर रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। और रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहां कराया, स्टेट गवर्नमेंट से कहां कराया, एक्साइज का कराया है, कस्टम का कराया है, कहां कराया, उससे कोई लेना देना नहीं। हम जीएसटी पे रहेंगे, जीएसटी पे ध्यान देंगे। यानी अगर इस डीलर ने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है तो मेरे लिए रजिस्टर्ड डीलर, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, या उसको बोल सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोल सकते हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो हुआ तो या यूआरडी है या यूआरपी, दोनों चीजें सेम। तीसरी चीज समझिए, कंज्यूमर की कहानी समझिए। कंज्यूमर हमेशा अनरजिस्टर्ड होता है, यानी ये जो यूआरपी शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर के लिए, ये चीज। तो ये चीज यहाँ पर उतनी फिट बैठती नहीं है, लेकिन ईवे बिल में इस ऑप्शन को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आप लोगों को, ये चीज आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, जो कंज्यूमर होता है वो हर केस में आपका अनरजिस्टर्ड होता है। तो आपको ये देखना है कि आप सेल कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, डीलर को कर रहे हैं या कंज्यूमर को कर रहे हैं। दोनों आपके लिए कस्टमर आपके हैं, ये दोनों ग्राहक हैं। कंज्यूमर का मतलब तो उपभोग करता, जो सामान को खरीदता है खुद के इस्तेमाल के लिए। भाई आप वीटू मॉल में गए, आपने टी शर्ट खरीदा खुद पहनने के लिए, कंज्यूमर हो गए, और आपने जो है अपनी दुकान खोली है, वहां से खरीद कर आप किसी और को सेल करने जा रहे हैं, तो आप जो है डीलर को। आप कुछ पूछना चाहते हो? कौन? सिराज, कुछ पूछना है? बंद करो। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हो गया अनरजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में कहानी। तो आज बहुत सारे नए नए शब्द आप सीखेंगे, डेली सीखेंगे, कम से कम 10 वर्ड तो सीखने का आपको मिलेगा। वर्ड पावर आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी आपने जान गए यूआरडी क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर, यूआरपी क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। कंज्यूमर जो सामान को खरीदता है इस्तेमाल करने के लिए, डीलर जो खरीद कर रीसेल करने के लिए खरीदता है, पुनः विक्रय करने के लिए खरीदता है। और ये हो गया आपका बिजनेस। अब इसको टेक्निकल नाम देते हैं हम लोग। टेक्निकल क्या नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। और ये जो कंज्यूमर यहाँ पर है इसको बोलते हैं बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। जब हम सेल इनवॉइस की सीरीज बनाते थे ना, अब उस सीरीज का मतलब यहाँ समझ में आ गया। उस दिन मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट बैच वाले होंगे वो जानते होंगे, सेकंड में भी मैंने बताया, थर्ड में नहीं बताया। ठीक है, तो नहीं बताया तो समझ लीजिए। अगर कोई डीलर है, कैसा डीलर है? रजिस्टर्ड डीलर है, तो उसके लिए B2B शब्द इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग गड़बड़ हो गया, ये मैं सही करूँ अपनी ड्राइंग। ये लाइन यहाँ से नहीं जुड़नी चाहिए, ये तो मिटेगा भी नहीं, इसको काट दीजिए ऐसे। ये लाइन B2B इस्तेमाल होगा रजिस्टर्ड डीलर के लिए। ये बाकी अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए और कंज्यूमर के लिए जो इस्तेमाल होगा वो वर्ड इस्तेमाल होगा B2C। अनरजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंज्यूमर है या ऐसा डीलर है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उसको आप B2C मान के कंसीडर करेंगे। B2B में केवल उतने लोगों को रखेंगे जिसने जीएसटी की किसी भी स्कीम में, आइदर रेगुलर या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये हो गई इसकी कहानी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये बिल तो कब होगा? जब आप बिजनेस से अपने गुड सेल करेंगे तब। सामने वाले ने आपको पैसा दिया, आपने उसको सामान दिया, ठीक। अब सामान देते समय ही आप उसको बिल बनाकर देना आपके लिए जरूरी है। पहले सिस्टम था चालान वगैरह में चल जाता था, अब चालान पे चालान कट जाएगा, इसलिए ये सब सिस्टम बंद करिए। ठीक है, अब ये बताइए, ये डायग्राम किसको किसको समझ में नहीं आया?
चलिए सबको इनेबल कर दे रहे हैं। पूछिए जिसको प्रश्न पूछना हो। B2B क्या है, B2C क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, अनरजिस्टर्ड क्या है, URD क्या है, URP क्या है, इतने में से जो क्वेश्चन को पूछिए। सर डीलर तो हमेशा रजिस्टर्ड ही न मिलता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई दुकान छोटा सा खोला है, उसका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए का है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसका मतलब क्या वो डीलर नहीं है? जी बताओ, वो भी आपसे सामान खरीद के बेचता है, लेकिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। भाई कपड़े तो का सर फैक्ट्री है, वहां पे फेरी वाले भी जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, क्या फेरी वाले डीलर नहीं है क्या? जी नहीं फेरी वाले भी तो डीलर है ना, तो जी वो भी डीलर है। तो सर इसका जो बिल बनेगा तो कंज्यूमर में बनेगा ना सर, B2C बनेगा। नहीं, हाँ B2C में ही रखेंगे क्या? B2C रजिस्टर्ड डीलर को। बैठ जाइए। हाँ लेकिन बैठो। हाँ बताओ। सर जो अनरजिस्टर्ड डीलर है उसका तो B2C में बनेगा, हाँ, और रजिस्टर्ड का B2B में बनेगा। दोनों का B2C में जाएगा, सर लेकिन दोनों रजिस्टर्ड को डिस्कस करते समय सर मैं रजिस्टर्ड डीलर का बोल रहा हूँ। देखो स्क्रीन पर देखो, B2C की सीरीज, इस B2C की सीरीज में इन दोनों लोगों को इनवाइस दिया जाएगा, URD को भी और URP को भी। ये जी और जो B2B का है, B2B, ये जो बिजनेस टू बिजनेस वाले हैं, ये आपके कहाँ जाएंगे? ये आपके जाएंगे इसमें। ओके सर। अब समझ में आया? ओके सर। और किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो, गोविंद मैंने डायग्राम दोबारा बना दिया, देख लो। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर मिटा के आगे बढ़े। स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, नहीं तो लिखन कॉपी पे लिखोगे तो उम्र बीत जाएगी लिखते लिखते। स्क्रीन शॉट ले लो, साउंड वेट लिखना आराम से। लेकिन ये नहीं कि स्क्रीन शॉट ले लिए तो नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, कॉपी चेक करेंगे फिर वो करेंगे। ऑनलाइन को भी अच्छे हो जाएगी, क्या है परेशान, वो भी सिस्टम मेरे पास है। चलो मिटाते हैं। ये हो गया अपना डस्टर, डस्टर और मार्कर का खर्चा बच गया। ऑनलाइन डस्टर मार्कर बन गया, इसको बोलते वर्चुअल डस्टर, वर्चुअल मार्कर। वर्चुअल एक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया व्हाइट बोर्ड में, 2-3 दिन से पढ़ा, कल पढ़ाया भी था, तो इस पे हाथ नहीं चढ़े इसलिए नहीं उसको पढ़ा रहे हैं। देखो तो ये चीज समझ आ गया, टैक्स इनवॉइस क्या है, टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होता है, ये चीज आपको दिखाना है, ठीक। और टैक्स इनवॉइस की कितनी कॉपी इशू करनी है, ये चीज। तो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया हूं, एक बार समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। चलो इसको खोलते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया इनवॉइस बन के आएगी। ये देखिए एक बिल है, यह कंपनी इशू करती है। जब कंपनी किसी चीज इनवॉइस को इशू करती है ना, तो गवर्नमेंट के सारे नियम को ध्यान में रख के करती है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी रह गई है, यहाँ पर होना चाहिए था वो। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है टैक्स इनवॉइस, यानी एक प्रकार का टैक्स इनवॉइस, आप पहचान जाएंगे। ये रीप्रिंटेड कॉपी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या ट्रांसपोर्टर, ये ट्रिप्लीकेट कॉपी। दूसरी चीज, यहाँ कंपनी अपना पूरा फर्म का नाम लिखेगी, जो सप्लायर है वो अपना पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर भरेगा, अपना नाम, अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, GST नंबर, ये सब चीज। यहाँ पर बिल नंबर भरा जाएगा, यानी इस बिल में इतनी चीज होनी चाहिए, यहाँ वहां से कोई मतलब है नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर हो, बस बिल पे लिखा हो बिल नंबर कहाँ है, बिल की डेट होनी चाहिए ना। ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं है, जो चीजें लिखी गई हैं जो मैंडेटरी वो हम बता रहे हैं। बिल टू शिप टू क्या है, ये चीज तो अलग कॉन्सेप्ट है, आगे बताएंगे हम आप लोगों को।
पढ़ाया भी है बिल टू सिप्टू का, अगर नहीं पढ़ाया है तो अब बताइए, वीडियो दोबारा भेज देंगे। दूसरी चीज, जिस आइटम को आप इशू कर रहे हैं उस आइटम का नाम यहाँ पर पूरा लिखा होना चाहिए। बोल दो तो सर क्लास में बात कर, बोल दो, रिसीव करो, रिसीव करो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अभी जो है यहाँ पर जो है आपको ये देखने को पता चल जाएगा कि ये जो हमारा आइटम का नाम हो गया, ये उसका HSN कोड हो गया, ये उसकी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी टन में भी दिया है, बैग में दिया, अल्टरनेटिव यूनिट का कॉन्सेप्ट लगा है, रेट हो गया, बेसिक रेट, डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं तो बिल में दिखाइए ना। उसके बाद यहाँ पर आपको ईवे बिल के बारे में जानकारी, देखिए 1,55,000 का बिल है ना, 50,000 के ऊपर है, तो देखिए यहाँ ईवे बिल का नंबर भी छप के आ गया। ईवे बिल कब बनाया गया, कितने बजे बनाया गया, वो चीज। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई गाड़ी से जा रहा है तो रोड है, समुद्र से यात्रा कर रहा है तो उसका कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, रेलवे से भी जाता है, रोड से भी जाता है, बाई एयर भी जाता है, तो वो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भरना है। ट्रांसपोर्टर का कोड, कुछ ट्रांसपोर्टर ने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा कर उनका कोड यहाँ पे डालना है। ट्रांसपोर्टर का नाम तिरुपति है, यहाँ पे रख दिया गया है। गाड़ी का नंबर UP 50F ये भी लिखा गया है। डिस्टेंस 50 किलोमीटर का लिखा गया है। फ्रेट भाड़ा दिया गया कि बाकी है वो भी लिख दिया इसने इस पे। एलआर नंबर ये भी आपका रिकॉर्ड होता है ना, ये सारी चीजें। और यहाँ पर MRP, जो सामान बेच रहे हैं उसकी MRP कितनी, ये सब चीज मेंशन करनी जरूरी होती है। यहाँ बाकी कंपनी के टर्म एंड कंडीशंस, ये सारी चीज आपका टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट, आइटम का नाम होना चाहिए, कोड होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, रेट, बेसिक रेट, डिस्काउंट सब कुछ प्रॉपर भरा होना चाहिए, बिल टू शिप टू प्रॉपर होना चाहिए, सप्लायर का अपना पूरा डिटेल होना चाहिए, सप्लायर का पैन नंबर, बायर का पैन नंबर, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, और इस तरीके से सारी चीजें आपकी इसमें मेंशन होनी चाहिए, कुछ भी चीज हाइड नहीं होनी चाहिए। स्पेशली ईवे बिल का कॉलम तो आप हाइड नहीं करें, ऐसा नहीं कि बिल में जगह कम थी, ये बिल के बारे में आपने इंफॉर्मेशन प्रिंट ही नहीं की। वासु बोल रहे हैं सर ऐसा ही बिल हम बीजी से बना सकते हैं, नहीं, देखिए फॉर्मेट चेंज होगा लेकिन ये सारी चीजें इस बीजी के बिल में भी आ सकता है। यहाँ ईवे बिल का ऑप्शन इन्होंने नीचे दे रखा है, आप इसको कहीं और पे लगा सकते हैं। बिल को कस्टमाइज करना, बिल को डिजाइन करना भी आगे सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। वो रोड हो गया, ये ट्रांसपोर्टर का कोड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज आपको भरना। ईवे बिल नंबर स्पेशली भरना बहुत जरूरी है। ईवे बिल नंबर नहीं भर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप टैक्स चुराने के चक्कर में हैं। ये काम आपको नहीं करना है, ठीक। ज्ञान का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ठीक। यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो ये हो गया अपना इनवॉइस का फॉर्मेट कैसे होगा उसके बारे में जानकारी। कितनी कॉपी इसको करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग एक बार ओवरऑल सब कुछ देखें, और देखने के बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये हमको पूछना चाहिए था, तो आप उसको बताएं, तो आपके सवालों का संभवतः जवाब दिया जाए। आप लोग प्रश्न पूछते रहे कि मैं सबको इनेबल कर दूं। हाँ है, आप लोग ऑलरेडी इनेबल हैं। क्वेश्चन पूछिए जिसको जो पूछना है। पूछो भैया, कुछ पूछना है तो लिख कर पूछो, बोल के पूछो। बोलिए सभी लोग, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। बीजी 3rd और Day 6। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन पढ़ें, घर पर सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।